नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो अपना इकोनॉमी है उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो अपना यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है उसके लिए हम लोगों ने 10,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने का सोचा है। तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग क्या वीडियो को लास्ट तक देखा करिए और साथ साथ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। क्योंकि क्या आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे फिर क्यों मुझे कि जो सीरीज़ अपनी चल रही है जो 10,000 एमसीक्यू की, जो अपना यूपीएससी के आईएएस, सीडीएस और एनडीए और एक तरीके से जो कहीं पीसीएस है उनके क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे कहीं ना कहीं फिर मुझे क्या है बंद करनी पड़ जाएगी। क्योंकि क्या है डिमांड उसी चीज़ की मतलब कि एक तरीके से होती है, जो मतलब कि एक तरीके से जो सप्लाई उसी चीज़ की मतलब कि करनी पड़ती है जो डिमांड होती है। अगर आप लोग इसको मतलब कि अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास मैसेज आता है कि यहाँ पर क्या है इसको मतलब कि आप लोगों को क्या इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कहीं ना कहीं अपना सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आप लोगों को जो सीरीज़ समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, या फिर क्या मुझे कुछ और मतलब कि चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, आज के जो क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और इससे पहले के जो हम लोग वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्या है यानी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी थी। तो जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो इस वीडियो को देख लेंगे और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं जो PYQ हैं और काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने एनालाइज भी किया था। तो चलिए हम लोग क्या है लास्ट में जो हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था उस पर पहुँच जाते हैं फटाफट से। देख रहे होंगे हम लोग क्या है कितने सारे क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके थे। तो अभी क्या है हम लोग आ गए थे, हम लोगों का जो है लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे था। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी उसको बात करना का ज़रूरी था, क्योंकि अगर सीरीज में आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का कहीं कहीं एक तरीके से फीडबैक जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है, हाल ही में IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। तो यानी कि इनमें से कौन सी मुद्रा है उसको जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। तो आप लोगों को पता होगा कहीं ना कहीं जो भारत है उसका जो भारत का रुपया तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और रूबल कहीं ना कहीं रूस का एक जो अपना आता है, मतलब कि रूबल क्या है, रूबल भी नहीं है और जो सेंड है वो भी कहीं ना कहीं नहीं है। तो इसमें किसको शामिल करने की बात हुई थी, जो अपना एक तरीके से रेनबी है यानी कि रेनबी है जो चाइना का है, तो उसको शामिल करने की कहीं ना कहीं बात हुई थी। तो ये कब कहाँ शामिल किया गया था, ये 2016 है उसमें शामिल करने की इस पर बात हुई थी। तो आप लोगों को पता होगा जो SDR है उसमें कहीं कहीं जो 5 मुद्राएं हैं उसको शामिल किया गया है, मतलब कि 5 मुद्राएं उसमें होती हैं। तो जो SDR है अपना कब बनाया गया था, 1969 में जो था SDR की स्थापना की, मतलब कि एक तरीके से लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, जो अपना IMF है उसका एक तरीके से कहते हैं SDR, IMF का जो SDR होता है कोटा उसके तहत जो है अपना क्या नाम इसका है, SDR जो है IMF के द्वारा लाया गया है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा था, SDR लिख रहा था, SDR किसके द्वारा लाया गया है, IMF के द्वारा लाया गया। कब, 1969 में। और 2016 में इसमें क्या है चीनी जो renminbi है उसको जोड़ लिया गया। और चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कभी कभी समाचारों में दिखने वाला पद इम्पोर्ट कवर यानी कि आयात आवरण जो है का सर्वोत्तम वर्णन कैसे करता है। तो आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी लगातार क्या है एक तरीके से कीवर्ड दे देती है और उसके बारे में डिटेल में पूछ लेती है। तो ये केवल अपना इकोनॉमी ही नहीं होता, इकोनॉमी के अलावा क्या है अपना एक तरीके से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है वहाँ से भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेती है। और जो अपना होता है इकोलॉजी इन्वायरमेंट वहाँ से भी इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेती है। और जो अपना होता है हिस्ट्री से भी इस प्रकार के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक कीवर्ड दे दिया जाता है और उस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यह किसी देश के आयात मूल्य एवं सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को बताता है। क्या मतलब कि इंपोर्ट जो कवर होता है वो एक तरीके से इसको बताता है क्या, तो आप लोग जानते होंगे कहीं ना कहीं ये हमारा गलत है। और इसका राइट आंसर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। राइट, ये उन महीनों की संख्या को बताता है जितने महीनों के आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व के द्वारा किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे बात को मैं क्या बोलने वाला हूँ। जो इम्पोर्ट कवर होता है उसका मतलब होता है कि किसी देश के पास कितना रिजर्व इकट्ठा है कि वो उन महीनों मतलब कि उतने महीने तक जो है विदेशी आयात के लिए अपना मतलब कि एक तरीके से भुगतान कर सकता है। तो उसे हम कहते हैं इम्पोर्ट कवर। ये दो देशों के बीच निर्यात आयात के मूल्य का अनुपात को बताता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। किसी देश के एक वर्ष के आयात का कुल मूल्य को बताता है, ये भी गलत है। यानी कि इम्पोर्ट कवर का मतलब आप समझ गए होंगे सीधे सीधे किसी देश के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व या फिर जो भी विदेशी मुद्रा है जिसके जरिए वो अपने आयात को एक तरीके से भुगतान कर सकता है, उसे हम महीने में काउंट करेंगे, उसको हम कहते हैं इम्पोर्ट कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति यानी कि जो हमारी IMFC है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमेटी, जो कि कहीं ना कहीं IMF के जो होता है उसकी एक तरीके से सब्सिडरी बॉडी है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। IMF विश्व अर्थव्यवस्थाओं से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
को उसके कार्यों की दिशा के लिए सलाह देता है। तो मैंने अभी आपको जस्ट पहले ही बता दिया कि जी IMF की एक तरीके से बॉडी ही है, तो यानी कि हमारा फर्स्ट सही है। IMFC की बैठकों में विश्व बैंक के प्रेक्षक की भांति भाग लेता है, यानी कि जो विश्व बैंक होता है उसमें प्रेक्षक के रूप में भाग लेता है। तो आपको एक बात और भी बताओगी, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF और प्लस वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को क्या कहा जाता है? ट्विन्स बैलेंस, यानी कि जुड़वा बैंक के रूप में माना जाता है। तो यानी कि हमारा क्या है, दूसरा वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो हमारी IMF की बैठकें होती हैं उसमें विश्व बैंक कहीं ना कहीं प्रेक्षक यानी कि बैठने के साथ उसमें भाग ले सकता है। अगला था कोर बैंकिंग सोल्यूशन। तो इसके बारे में पूछा गया कोर बैंकिंग समाधान जो है कभी कभी समाचारों में रहता है, निम्नलिखित में से किस पद का सही वर्णन करता है? तो आप समझ गए होंगे, देख रहे होंगे, मैंने इससे पहले ही बताया आपको, और फिर से देख रहे होंगे जो समाचार में कोई कीवर्ड है वो अगर चर्चा में है तो आपको उस पर ध्यान देना है अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन का मतलब आप समझ सकते हैं, मैं सीधे सीधे इसका एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ कि एक मेन एक तरीके से ब्रांच होती है, उसकी कई सारी ब्रांचों पे क्या होता है, कंट्रोल होता है, और सारा डाटा एक मेन ब्रांच को चला जाता है बाद में, मतलब कि इस पर जितना भी काम हुआ वो बाद में फिर से मेन ब्रांच पे चला गया, इस पर जो भी काम हुआ वो फिर से इस बेंच मतलब कि जो मेन शाखा है उसमें चला जाता है। तो इसे हम कहते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है आखिर। यह बैंक की शाखा का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे वह अपना खाता कहीं भी खोले। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि एक बैंक है उसके कई सारी सब शाखाएं हैं, उससे वो कहीं से भी कुछ भी लेन देन कर सकता है, वो फाइनली मेन बैंक में डाटा चला जाएगा। यह व्यावसायिक बैंकों पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से RBI का नियंत्रण बढ़ाना है। तो मैंने आपको क्या बताया, कहीं ना कहीं सुविधा को बढ़ाना है, RBI इस पर नियंत्रण बढ़ाने की बात नहीं कर रहा था, यानी कि हमारा दूसरा वाला गलत हो जाता है। तो दूसरा जिसमें उसको हम काट देते हैं, यानी कि हमारा B और D नहीं होगा। यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल अनर्जक यानी कि नॉन परफॉर्मिंग पर संपत्ति वाले बैंकों का अधिग्रहण दूसरे बैंकों द्वारा किया जाएगा। तो यानी कि जो हमारा NPA होता है उससे रिलेटेड है क्या? तो NPA से रिलेटेड नहीं है, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट ही बता दिया था। तो यानी कि हमारा केवल एक विकल्प सही होगा, और अगर आपने तीसरा वाला ही पकड़ लिया होता तभी आप आंसर तक पहुंच चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है के संदर्भ में आपको बताना है क्या आप मतलब कि सही है। यह नीति आयोग का अंक है, तो आप लोगों को पता होगा IFC जो होता है, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं हम लोग, क्या है FSDC, जो आप लोग जानते होंगे कि इसका नीति आयोग का अंग नहीं है, बिल्कुल गलत बात हो जाती है हमारी। अगर आपने एक को पकड़ लिया तो कहीं कहीं 50 के आप 50-50 पे आ चुका है। संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है, तो वित्त मंत्री बिल्कुल इसका जो प्रमुख होता है वो वित्त मंत्री ही होता है, यानी कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण है तो वही इसकी अध्यक्षता करती हैं। दूसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, तो हमारे पास आंसर मिल चुका है, तीसरा भी इसका मतलब सही हो जाएगा। यह अर्थव्यवस्था की समष्टि साविवेक माइक्रो प्रोडेंशियली मतलब कि प्रोडेंशियल जो भी लिखा हुआ है, मतलब कि हिंदी है थोड़ा सा, पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण, यानी कि देख रहे हैं कितनी मतलब कि टफ हिंदी का इस्तेमाल किया गया, मॉनिटरिंग करता है। अनुवीक्षण का मतलब होता है मॉनिटरिंग। अगला क्वेश्चन आता है RBI का घोषित कोषों का सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर, यानी कि देख रहे हो कोषों पर सीमांत लागत पर उधारी दर आधारित उधारी दर, कहीं ना कहीं हिंदी इतनी टफ यूज़ कर रहा है UPSC कि उसको मतलब कि समझने में ही आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, जो इंग्लिश वाला वर्ड है उसको पढ़ेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि आखिर कहना क्या चाहता है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, तो यानी कि मतलब कि क्या समझ गए होंगे थोड़ा सा कि जो एक तरीके से लेंडिंग यानी कि एक तरीके से जो उधार दिया जाता है उसका एक बेस रेट बनाने की बात हो रही है कहीं ना कहीं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो अपना होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ स्टैंडिंग फैसिलिटी बेस्ड रेट, या फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, यानी कि MCLR क्या होता है? ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरों के निर्धारण करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ावा दे मतलब कि पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करता है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसके जरिए पता लगता है कि आप मिनिमम किस लेवल तक यानी कि एक तरीके से ब्याज दर को रखेंगे, उसके नीचे किसी को भी आप नीचे ब्याज दर पर नहीं देंगे। यानी कि जैसे कि किसी ने बोल दिया कि मैं अपने जो बैंक है उसको 3% पे ब्याज दर दूंगा, तो आप क्या है एक तरीके से अनाउंस करेंगे कि मैं 3% से नीचे किसी को भी ब्याज नहीं दूंगा, चाहे मेरा ग्राहक वो क्या कितना भी लॉयल ग्राहक रहा हो। तो इसे कहते हैं मतलब कि एक तरीके से लेंडिंग बेस रेट। और उसके बाद में क्या, ये दिशा निर्देश बैंक शाखाओं की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वालों
एवं बैंक देने के लिए न्यायसंगत है। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो ऋण लेने वाले हैं और बैंक जो देता है उनको देने के लिए न्यायसंगत होना चाहिए। अगला है समाचारों में कभी कभी देखा जाने वाला उधार क्षय एवं लाभ स्थानांतरण। आप एक चीज़ तो कॉमन समझ ही गए होंगे, मैंने आपको 2 बार ऑलरेडी बता दिया, यानी कि कोई एक टर्म है उसको लेकर के यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछती रहती है, यानी कि वेज इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग जो समाचारों में चर्चा में रहता है वो क्या है। संसाधन संपन्न किंतु पिछड़े क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खनन कार्य करना, तो खनन कार्य से संबंधित तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाना, यानी कि जो अपना टैक्स इविजन होता है उस पर रोक लगाने के लिए वेज इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी राष्ट्र के अनुवांशिक संसाधन गलत है। विकास परियोजनाओं का योजना एवं कार्यान्वयन में पर्यावरणीय लागतों पर विचार का अभाव, तो ये भी गलत है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र जो अपना नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जो जोन बनाया गया है का गठन किसके या मतलब कि गठन किया जाने के लिए प्रस्ताव दिया, किसने दिया है? जो आंध्र प्रदेश है उसने उस समय प्रस्ताव दिया था जो अपना नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाने का। तो जैसे वैसे तो ये क्या है, करंट अफेयर्स का टॉपिक हो गया, इसको हम छोड़ भी सकते थे। मौद्रिक नीति समिति जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तो होती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? उसका आरबीआई अध्यक्ष होता है। आरबीआई का एक तरीके से जो अध्यक्ष होता है वही अध्यक्षता करता है, और जो अपना आईएफसी जो था उसकी अध्यक्षता कौन करता था? वित्त मंत्री करता था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये आरबीआई के मानक ब्याज दरों का निर्धारण करती है, तो बिल्कुल सही बात है। यह 12 सदस्यीय निकाय है, तो यहाँ पे गलत हो जाता है थोड़ा सा हमारा, जिसमें आरबीआई के गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसके पुनर्गठन होता है। यह वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये किसकी अध्यक्षता में? आरबीआई का गवर्नर होता है, वही इसकी अध्यक्षता करता है। तो तीसरा वाला हमारा ऑलरेडी गलत है, दूसरा भी गलत था, यानी कि एक ही केवल विकल्प सही हो जाएगा। सरकार की संप्रभु स्वर्ण योजना, सॉवरन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एवं स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का उद्देश्य क्या था? भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण का अर्थव्यवस्था में लाना और उसका इस्तेमाल करना। बिल्कुल सही बात है, इसका राइट आंसर क्या है? डी है, सी है। स्वर्ण एवं आभूषण के क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहन करना, तो आभूषण में एफडीआई को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि 2 हमारा गलत हो जाता है। स्वर्ण के आयात पर भारत की निर्भरता को कम लाना, जो कहीं ना कहीं इसका एक उद्देश्य था। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी संपत्ति का लेनदेन बेनामी लेनदेन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेनदेन के बारे में अवगत नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी संपत्ति अगर एक तरीके से बेनामी लेनदेन होता है तो उसे हम बेनामी लेनदेन के रूप में ही मानेंगे। बेनामी पाई गई संपत्ति सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी है। बिल्कुल सही बात है। ये अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारों का उपबंध करता है, किंतु ये किसी अपीली प्रक्रिया का उपबंध नहीं करता। आप एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि 3 प्राधिकारी होते हैं, 4 प्राधिकारी होते हैं, 5 प्राधिकारी होते हैं, तो लगभग मान के चलिए 80 to 90% चांस होते हैं वो गलत होगा। और जहाँ पे 2 तरीके से एक तरीके से तुलना की जाए कि ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ऐसा होता है तो ऐसा होगा, तो वहाँ पे भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वहाँ पे आपको गलत मिल जाएगा। और जगह का हमारा तीसरा वाला इसका विकल्प जो था हमारा गलत था, केवल 2 विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक तरीके से फिर से रिपीट हो गया शायद, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगला क्या हमारा, भारत में लघु वित्त बैंकों यानी कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती हैं को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है? लघु व्यावसायिक इकाइयों को ऋण की आपूर्ति करना, तो बिल्कुल सही बात है। जो लघु व्यावसायिक इकाई हैं उनको ऋण देने के लिए ही स्मॉल फाइनेंस बैंकों की स्थापना की गई थी। लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण आपूर्ति करना, एक ही बात हो गई, यानी कि दूसरा वाला भी बिल्कुल सही है। युवा उद्यमियों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन करना, तो इसका कहीं ना कहीं एक तरीके से ग्रामीण स्पेशल ग्रामीण के जो युवा व्यक्ति हैं उनको व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन करना, ऐसा कुछ भी इसका डायरेक्टली कोई मोटिव नहीं था। तो यानी कि हमारा तीसरा गलत हो जाता है, 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा समझना है और ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो एकीकृत भुगतान अंतर पृष्ठ, देख रहे हैं कितना अच्छी हिंदी इस्तेमाल की है, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आप लोग जानते होंगे, आज तो कॉमन सेंस कॉमन हो गया चीज़ को क्रियान्वित करने से निम्नलिखित में से होने वाले सर्वाधिक संभाव्य क्या है? ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यकता नहीं रहेगी।
लगभग 2 दशकों में पूरी तरह से भौतिक मुद्रा की स्थान पर डिजिटल मुद्रा आएगी। तो देख रहा हूँ ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीम हो जाता है और हमारा व्यवहारिक भी विकल्प नहीं है, तो हमारा दूसरा गलत हो जाता है। एफडीआई अंतर प्रवाह में वृद्धि होगी, तो इस प्रकार से तो हो ही नहीं सकता। आप ये भी कॉमन सेंस से काट सकते हैं। निर्धन व्यक्तियों को सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ बहुत प्रभावकारी हो जाएगा। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बहुत प्रभावकारी तो हो जाएगा, परंतु एग्जैक्ट बात नहीं बोल रहा। तो आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता नहीं रहेगी, यानी कि हमारा ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा वर्तमान में कि आप एक तरीके से बैंक अकाउंट से सीधे यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, तो वॉलेट की आवश्यकता नहीं होती है। तो बिल्कुल सही बोला, यानी कि हमारा ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। यह नीति आयोग का एक अंग है, तो बिल्कुल राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि, तो नीति आयोग का अंग हमारा नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाता। और यहाँ से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि 4 लाख करोड़ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। यहाँ पे क्या है हमारा ये गलत हो जाता है, तो हमारा क्या है डी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों में से कौन सा सही है। तो नेशनल स्किल क्या कहते हैं क्वालिफाइड फ्रेमवर्क के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। अब देखें केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या बात कर रहा है, कौशल की बात कर रहा है। तो औपचारिक होगा ऐसा क्या हो सकता है, यानी कि आप सीधे सीधे काटेंगे एक को। NSQF के क्रियान्वयन का एक प्रत्यक्ष क्या कहते हैं प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के माध्यम से संचालित है। तो बिल्कुल सही बात बोला, यानी कि विकल्प हमारा केवल 2 बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा सार्वभौमिक अवसंरचना सुविधा, यानी कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, इसके बारे में आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, इसका जो डी वाला है शायद कट गया है, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। कुछ लोग कई बार कमेंट कर रहे थे कि इस प्रकार से तो क्वेश्चन आया ही नहीं, तो थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है कि मतलब कि स्क्रीनशॉट लेने में या फिर जो PDF बनाने में कट जाता है, तो इसको आप लोग क्या है इग्नोर कर दिया करें। और जो क्वेश्चन है उसको मैंने ऑलरेडी मतलब कि शामिल कर रखा है। तो जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फंड की फैसिलिटी है क्या है, एशिया में अवसंरचना के उन्नयन के लिए आसियान का उपक्रम है, जो एशियाई विकास बैंकों द्वारा साझा यानी कि क्रेडिट को वित्त पोषित करता है। तो हमारा ये गलत हो जाता है। तो आखिर है क्या ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, गैर सरकारी क्षेत्रों और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग, यानी कि विश्व बैंक के सहयोग से जो जटिल अवसंरचनाओं और सरकारी गैर सरकारी भागीदारियों की तैयारियों और संरचना का निर्माण को सुगम बनाए। तो यानी कि हमारा बी वाला सही है इसका। बाकी का हमारा जो OECD के साथ कार्य करने वाले विश्व के प्रमुख बैंकों का सहयोग है, तो OECD के साथ कार्य करने वाला ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी GIF जो हमारा है कहीं ना कहीं विश्व बैंक के सहयोग से काम करता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा बी हो जाएगा। और आज का एक तरीके से हमारा क्या है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि नेशनल कैरियर सर्विस जो अपना आता है उसके बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन सही है। सही कथन पे विचार करना है। नेशनल कैरियर सर्विस कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपक्रम है। तो जो नेशनल कैरियर सर्विस है जो अपना एक तरीके से कहते हैं जो अपना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग है, जो कि UPSC के बाद में जो IAS होते हैं वो इसी के विभाग के तहत आते हैं। तो जो नेशनल कैरियर सर्विस है इसके अंतर्गत नहीं आता है, बिल्कुल गलत हो जाता है हमारा। और ये भी आप चीज़ ध्यान रखिए, कभी कभार मतलब कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, यानी कि ये मंत्रालय इस जो सर्विस है इसके लिए काम करता है या फिर इस योजना के लिए काम करता है, तो यहाँ पे भी लगभग चांस होते हैं कि 60 से 70% चांस होते हैं गलत ही होगा। अगला है नेशनल करियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को संवर्धन करने है तो मिशन के रूप में कार्य किया, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा डी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं बाकी क्या है हम लोग नए वीडियो में। बाकी आप लोग अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और बाकी आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।